कल बड़ा ख़ास दिन है और इसीलिए आज अचानक मुझे दोपहर को लगा कि आज की कहानी कुछ अलग होनी चाहिए। कल बल्कि मैं कहूँ तो कल भी ज़्यादा होगा, लगभग इस वक्त 9 बज चुका है और 7:30 बजे का अगर मैं कहूँ तो 1.5 घंटा, मतलब 10 साढ़े 10 घंटे के बाद कल का दिन इस दुनिया में आतंक और आतंकवाद के लिए शायद सबसे ख़तरनाक दिन था। मैं बात कर रहा हूँ 9/11 की, जिसके कल 17 साल पूरे हो जाएंगे। 2001 में ये हुआ था और 11 सितंबर तारीख थी। जो पहला प्लेन क्रैश किया था वो सुबह 7:25 के आसपास किया था और इसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। टीवी के हिसाब से या फिर मैं कहूँ कि ये जो आतंक का जो चेहरा है, इसको अगर किसी ने बदलने का काम किया था ये 9/11 था, दोनों अलग अलग सूरत में। पहला ये कि दुनिया भर के अरबों लोगों ने पहली बार एक तस्वीर देखी, एक मंजर देखा लाइव, कि कैसे एक के बाद एक 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से अमेरिका के टकरा रहा है और पूरी बिल्डिंग कैसे अचानक गिर जाती है, ज़मींदोज़ हो जाती है, देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह ढह जाती है। वो तस्वीर आज भी शायद मुझे लगता है जिसने भी देखा वो कभी भुला नहीं पाएगा जब तक वो ज़िंदा है, क्योंकि आतंक का ये ऐसा चेहरा लाइव, इतना विभत्स हम सब ने पहली बार देखा था। तो एक तो उस तस्वीर ने इस 9/11 को हमेशा ज़िंदा रखा। दूसरा, इस 9/11 के बाद जो आतंक को लेकर दुनिया भर में एक आवाज़ उठी, तमाम चीज़ें हुई, वो एक इतिहास है। और वो 9/11 ही है जिसके बाद अमेरिका में कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ और उन्होंने अपने सारे सुरक्षा के कानून चेंज किए, सब कुछ किए। तो 9/11 अलकायदा का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं 9/11 में किस तरीके से सारी चीज़ें हुई, ये भी आपको पता है। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 9/11 को मैं अलग अलग अगर कैटेगरी में बांटूँ तो वो जो इसके पीछे की कहानी है, मैं चाहता हूँ कि वो आप, अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो वो समझें। पहला, हम में से कितना लोग ये जानता है कि 9/11 हुआ क्यों, ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को निशाना क्यों बनाया। पहली चीज़, प्लेन से ही अमेरिका में हमला करना है, ये आइडिया उसको कहाँ से आया। तीसरा, प्लेन को बम बनाकर अमेरिका पे ही गिराने के लिए जो ट्रेनिंग देने का तरीका था, जो आइडिया था, वो उसके दिमाग में कहाँ से आया। 4, कैसे उसने 19 लोगों की एक टीम बनाई, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, फिर वो बारी बारी से अलग अलग किस्तों में, अलग अलग खेप में अमेरिका पहुंचे, वो पूरी प्लानिंग क्या थी। लास्ट, कैसे प्लेन को हाईजैक करना था और हर एक को क्या क्या रूट दिया गया था। तो ये अलग अलग चरणों में पूरी कहानी है। इस कहानी की कायदे से 9/11 हुआ 2001 में, लेकिन इस पूरी साजिश को बुनना शुरू हो गया था 3 साल पहले, 1998 में। 97-98 के दौरान अमेरिका और बाकी मुल्क, जब अलकायदा ने चूँकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन किए थे, तो उसको लेके अलकायदा के ख़िलाफ़ ज़ोरों शोर से लड़ाई छिड़ गई थी और जगह जगह पे अमेरिका बमबारी कर रहा था। अफ़गानिस्तान में लगातार जितने भी ठिकाने थे जो शक के घेरे में, तो उन पे हो रहा था। कई जगह पे लीबिया में भी अमेरिका ने अटैक किया अलकायदा के शक में, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये जब अमेरिका के हमले बढ़े तो दुनिया को डराने और दहलाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने जो सबसे पहला बड़ा आतंकी हमला प्लान किया था, वो 7 अगस्त 1998 को किया था, जब तंजानिया और कीनिया में अमेरिका के 2 दूतावास पर आतंकवादी हमला किया गया, जिसमें करीब 300 लोग मारे गए। इसको ओसामा बिन लादेन अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानता था। उसके बाद फिर बदले में अलकायदा के ख़िलाफ़ हमले शुरू हुए, तो उससे ओसामा बिन लादेन थोड़ा परेशान हो गया। तो तंजानिया में और कीनिया में जब ये हमला हुआ, 300 लोग मारे गए, तो ओसामा बिन लादेन का थोड़ा हौसला बढ़ा। उसने कहा कि हम इससे भी बड़ा कुछ हमला कर सकते हैं। और चूँकि अमेरिकी दूतावास पे हुआ था और लादेन का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका, तो उसने कहा अमेरिका को चोट पहुँचाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहिए। तो वो इस 7 अगस्त को पहली बार उसको ये आइडिया आया, जब तंजानिया और कीनिया में सक्सेसफुल उसने अपना ऑपरेशन को अंजाम दिया कि हमें कुछ करना है। वहाँ से उसने सोचना शुरू किया।
लेकिन क्या करना है तब तक उसके पास कोई आइडिया नहीं था। अब धीरे धीरे जब उसने सोचना शुरू किया तो उसके दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही थी। एक तो ये था कि अमेरिका को टारगेट करना ही है। दूसरा, जो ओसामा बिन लादेन का बाप था, वो 1967 में एक प्लेन क्रैश में मारा गया था। तो प्लेन क्रैश उसके जहन में था। मोहम्मद बिन आवाद बिन लादेन ओसामा बिन लादेन के फादर का नाम है। और ये 3 सितंबर 1967 की बात है। और तब ओसामा बिन लादेन 10 साल का था और एक विमान हादसे में उसके फादर की डेथ हो गई। इसके बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर लेबनान पे बमबारी की थी और उसमें बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ढह गई थी। ये चीज़ें ओसामा बिन लादेन ने देखी थी कि बमबारी से कैसे बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह ढहती है। ये लेबनान में हुआ था। देन इसके बाद थोड़ा वक्त बीतता है और 29 मई 1988 को ओसामा बिन लादेन का जो बड़ा भाई था, इनके बहुत सारे भाई हैं, तो बड़ा भाई जो सबसे ज़्यादा था, सालेम बिन लादेन, वो अमेरिका में एक प्लेन क्रैश में मारा गया। तो अब 3 चीज़ें ओसामा के सामने थी, 4 चीज़ें बल्कि। एक, कीनिया और तंजानिया में दूतावास पर अटैक, 300 लोग मारे गए, ओसामा बहुत खुश। दूसरा, उसके अपने फादर की डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई, वो उसके दिमाग में ताज़ा। तीसरा, इजराइल और अमेरिका ने लेबनान पे हमला किया था जिसमें बहुत सारी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई, वो उसने देखा। चौथा, उसके बड़े भाई का यूएस में ही एक प्लेन क्रैश में मौत। ये 4 चीज़ें उसके दिमाग में थी और उसके बाद उसने अब सोचना था कि अमेरिका के खिलाफ करना क्या है। अफ़गानिस्तान की बात है ये, और ये 1998 की बात है। 7 अगस्त में अटैक हुआ था यूएस एम्बेसी पे, तंजानिया और कीनिया के। और उसी के बाद सितंबर अक्टूबर के महीने में अब ये एक बड़ा प्लान कर रहा है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। तो वो अफ़गानिस्तान के एक बंकर में, अफ़गानिस्तान में वो छुपा रहता था, तो वहीं के एक बंकर में था और एक दिन उससे 2 लोग मिलने के लिए आते हैं। और ये दोनों जो थे वो बहुत ही ओसामा बिन लादेन के ख़ास लोग थे। एक खालिद शेख मोहम्मद और जो दूसरा था वो मोहम्मद आतिफ़। खालिद शेख जो मोहम्मद था, ये 1996 में सूडान में जब अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था, अलकायदा ने किया था, तो ये उसका मास्टरमाइंड था। ओसामा बिन लादेन ने इसी को रिक्रूट किया था और ये बहुत सारे ऐसे जो प्लानिंग करता था आतंकवादी हमले को कैसे अंजाम देना, तो पूरी टीम थी लादेन के पास। तो खालिद शेख मोहम्मद का सिर्फ काम ये था कि कैसे प्लानिंग करनी है और कैसे साजिश को अंजाम देना है, जबकि जो मोहम्मद आतिफ़ था वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम करता था, उनको जिहादी बनाने का, फिदाइन बनाने का, ह्यूमन बॉम्ब बनाने का काम करता था मोहम्मद आतिफ़। और ये दोनों बड़े ख़ास थे। तो सितंबर अक्टूबर के महीने में अफ़गानिस्तान में आतिफ़ और शेख मोहम्मद ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं। ओसामा बिन लादेन उन्हें अपना सोच बताता है कि उसे अमेरिका पे बहुत बड़ा हमला करना है और फिर वो कहता है कि क्या करें। और वहीं उसी मीटिंग में ये तय होता है कि अमेरिका की सरजमीन पर अमेरिकी जहाज़ को ही बम की तरह इस्तेमाल करके और अलग अलग जगहों पे गिराएंगे, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जिसमें पेंटागन जो उनका डिफेंस मिनिस्ट्री यूएस का है वो है। इसके अलावा एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट था, वो था अमेरिका की राजधानी, वहाँ पे भी एक प्लेन को ले जाना था, वाशिंगटन। तो अब ये 3 लोगों के बीच में पहली बार प्लानिंग हो जाती है। अब प्लानिंग के बाद ये है कि अमेरिका में घुस के अमेरिकी प्लेन को हाईजैक करके अमेरिका पर ही गिराना, बोलना आसान है, काम मुश्किल है। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले जो खालिद शेख मोहम्मद था, उसको ओसामा बिन लादेन फंडिंग का काम देता है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आप फंड जुटाओ, और आतिफ़ को काम देता है कि इसके लिए तुम टीम बनाओ और उनको ट्रेनिंग दो। मीटिंग ख़त्म होती है, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद लगभग साल भर गुजरता है। ये 98 की मीटिंग थी, 99 की शुरुआत में। सबसे पहले 4 लोगों को, जो फिदाइन की टीम थी, वो सऊदी अरब से चुना जाता है, आतिफ़ चुनता है। और इसके अलावा 15 लोगों को पाकिस्तान से चुना जाता है, सऊदी अरब, पाकिस्तान और ये तमाम जगहों पे। तो 19 लोगों की एक टीम बनाई जाती है और इन 19 के 19 लोगों को कराची लाया जाता है पाकिस्तान में।
और वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है। इनकी ट्रेनिंग वैसे नहीं कि मरना है ये करना, इनकी ट्रेनिंग थी कि यूएस में जाकर कैसे कपड़े पहनने हैं, अंग्रेज़ी कैसे बोलनी है, तो इन सब की इंग्लिश की ट्रेनिंग होती है। इनको वहाँ के रहन सहन और सारे एटिकेट सिखाए जाते हैं। और ये कि आप सब पढ़े लिखे लोग, और ये इनमें से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग थे, तो उनको पूरी बेसिक जो ट्रेनिंग होती है वो उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग का काम 1999 से 2000 तक चलता है। 19 लोगों की पूरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है। अब ये था कि इन्हें अमेरिका पहुंचाना है, और अमेरिका पहुंचाने के बाद आगे की ट्रेनिंग होनी है। तो जो ओसामा बिन लादेन का जो पहला चरण था पूरा इसका, वो तैयार हो जाता है। वो इस तरीके से कि मीटिंग होती है, 19 लोगों को चुना जाता है, 19 लोगों को बताया जाता है और 19 लोगों की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद अब इन्हें अमेरिका पहुंचाना। तो अमेरिका पहुंचाने के लिए इन सब के पहले सब कुछ कागजात तैयार होता है। उसके बाद सन 2000 में पहली बार, 2000 के सेकंड हाफ में, मतलब जून के बाद, जो 19 लोग चुने गए थे इस मिशन के लिए, उनमें से 5 लोगों को 5-5 की टीम बनाई जाती है अलग अलग पहले। लेकिन जो 19 लोग थे उनमें से साल 2000 में सबसे पहले 3 लोग थे, खालिद अल मेदर, नवाफ अल हाजमी और एक और था, लेकिन उसको फिर बाद में हटा दिया गया क्योंकि वीज़ा में प्रॉब्लम थी। तो 2 लोगों को चुना गया पहली खेप में यूएस भेजने के लिए। ये दोनों जनवरी 2000 में सैन डियागो, अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पहुँचते हैं अकेले दोनों, और वहाँ जाके वहाँ की एक जो फ्लाइंग क्लब थी लोकल, वहाँ एडमिशन ले लेते हैं, और प्राइवेट फ्लाइंग क्लब लोकल में, तो वहाँ वो प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेते हैं 2 लोग, जनवरी 2002 में जाकर। इनके जाने के ठीक 1 महीने के बाद फरवरी 2000 में मोहम्मद अता, मारवान अल शेडी और ज़ियाद जर्रा, 3 लोग, उनके पहले खेप में 2 गए, उसके बाद अब ये 3 लोग ये पहुंचते हैं अमेरिका। और ये अमेरिका में सैन डियागो नहीं जाते जहाँ पे वो पहले 2 गए थे, ये जाते हैं फ्लोरिडा शहर में, और फ्लोरिडा में जाकर वहाँ की एक प्राइवेट फ्लाइंग क्लब में एडमिशन ले लेते हैं। तो पहला 2 गया, उसके बाद ये 3 गए, पहला जनवरी में गया, दूसरा फरवरी में गया। इसके बाद शक ना हो इसलिए अगले 8-9 महीने तक कोई नहीं जाता। फिर दिसंबर में छठा जाता है, उसका नाम था हानी इंजौर। ये फिर सैन डियागो जाता है जहाँ पहले 2 पहुँचे थे, और वहाँ जाके उसी फ्लाइंग क्लब में एडमिशन ले लेता है, लेकिन ये अनजान रहता है कि वो उन दोनों को नहीं जानता। तो जो 19 लोग थे उनमें से सिर्फ 6 लोगों को जनवरी से लेकर दिसंबर 2000 तक यूएस के 2 अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। वहाँ इनको फ्लाइंग क्लब में एडमिशन मिलता है, वहाँ वो प्लेन उड़ाना सीखने लगते हैं। अब इनकी ट्रेनिंग चल रही है, जनवरी से दिसंबर तक एक है, उसके बाद साल 2001 आता है। अब साल 2001 में ये 6 चुके पहुँच चुके हैं वहाँ पे अलग अलग खेप में, 19 में से अब बचे 13। ये 13 लोग 2001 के शुरुआत में अलग अलग अमेरिका पहुंचते हैं। इन सबको वीज़ा मिल चुका था। अब ये वहाँ जाकर अपना अलग अलग सब रहने लगते हैं अलग अलग शहरों में। तो 6 फ्लाइंग क्लब में जाकर एडमिशन लेकर ट्रेनिंग ले रहा, ट्रेनिंग लगभग होने वाला उनका कंप्लीट, और बाकी के जो 13 हैं वो अलग खेप में पहुंचते हैं। तो जिन 19 लोगों को चुना गया 2001 के मार्च से पहले पहले, वो 19 के 19 अब यूएस में थे, अमेरिका में थे, अलग अलग शहरों में थे। तो 2 चरण पूरा हो चुका था। पहला करना क्या है, दूसरा टीम बनाना, और फिर उनको ट्रेनिंग देना। तो दोनों चरण जब पूरा हो गया और इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, मार्च से उसके बाद वक्त बीतता है, 6 महीना गुजर जाता है, तब तक सबकी ट्रेनिंग हो गई। अब ये 6 महीने के बाद ये 19 लोग जो थे ये अलग अलग शहरों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद दिन चुना जाता है 11 सितंबर 2001।
इन 19 लोगों में से 5 5 5 और एक 4 ग्रुप बनाया जाता है। एक टीम में 5 लोग, दूसरे में 5 लोग, तीसरे में 5 लोग और चौथे में 4। और इनको टारगेट दिया जाता है इन 4 ग्रुप को कि तुम अलग अलग 4 प्लेन को हाईजैक करोगे। तो जो पहला 5 था ग्रुप, वो 11 सितंबर सन 2001 सुबह 7:15 पहला प्लेन जो वहाँ से उड़ा था 7:15, ये जा रहा था बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए। डोमेस्टिक, सारे प्लेन डोमेस्टिक थे। तो 11 सितंबर की सुबह 7:15 पर जो पहली फ्लाइट में 5 आतंकवादी चढ़े ओसामा बिन लादेन के, वो बोस्टन टू लॉस एंजलिस के लिए था। इस प्लेन में कुल 92 मुसाफिर सवार थे, 92। सुबह 7:59 पर इसने उड़ान भरी और ठीक 8:15 पर, मतलब 16 मिनट के बाद ही ये 5 आतंकवादी जो बैठे हुए थे, उस वक्त तक अमेरिका के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे इतनी सिक्योरिटी, इतनी सख्ती नहीं होती थी, तो उनकी तलाशी ऊपर तक तो ली गई, नीचे नहीं ली गई, और उनके जूते में और यहाँ वो सारी चीज़ें थी। तो ये 5 आतंकवादी अचानक खड़े होते हैं और प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। पायलट और को पायलट को साइड करते हैं और एक इनमें से पायलट की अपनी और दूसरा को पायलट की भूमिका में आ जाता और सीट पे बैठ जाता। उस वक्त तक केबिन जो पायलट का होता था वो ओपन हुआ करता था। अब ये है कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो बंद होता है। वो जब तक एक कोड होता है, वो कोड सिर्फ जो एयर होस्टेस की जो कैप्टन होती है उसे पता होता है या पायलट और को पायलट को होता है। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। तो 5 ये चढ़ते हैं और उसके बाद पायलट और को पायलट पे कब्जा करते हैं और बाकी लोग गन के उस पर जो 92 पैसेंजर थे उनको कंट्रोल में करते हैं और ये प्लेन हाईजैक हो गया। ये 7:15 पे हुआ। 15 मिनट गुजरता है, 5 आतंकवादियों को जो दूसरी टीम थी, ठीक 7:30 पर ये भी बोस्टन से उड़ान भरता है। और इसके बाद इस प्लेन में 65 मुसाफिर सवार थे। ये यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट थी। उसके बाद ये जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, थोड़ी देर के बाद फिर ये 5 उठते हैं। उसी तरीके से हथियार के बलबूते पर पैसेंजर को कंट्रोल करते हैं। 2 जाकर पायलट और को पायलट को कंट्रोल करता है और प्लेन का कमान अब इनके हाथ में था। तो 7:15 पे पहला और 7:30 पे दूसरा, 2 प्लेन अब तक हाईजैक हो चुके थे। अब ठीक 10 मिनट के बाद 7:40 का वक्त होता है। यूएस के एक शहर जो है वो ड्यूलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, यहाँ पे फिर 5 आतंकवादी चढ़ते हैं। इस बार भी अमेरिकन एयरलाइंस का फ्लाइट था और ये ड्यूलस एयरपोर्ट पर वर्जीनिया के रास्ते लॉस एंजलिस ये फ्लाइट जा रही थी डोमेस्टिक। इसमें ये 5 पहुँचते हैं और इस प्लेन में 64 मुसाफिर थे, 64। सेम वही तरीका, हथियारों के बल पे पहले पैसेंजर को इधर कंट्रोल में और 2 लोग जाकर पायलट और को पायलट को कंट्रोल में करते हैं। तो 7:15, 7:30, 7:40, मतलब 25 मिनट में अमेरिका के आसमान में उड़ रहा 3 प्लेन अब आतंकवादियों के कब्जे में था। अब 8:20 आता है, मतलब जो चौथा और आखिरी था वो 40 मिनट के बाद 7:40 पे तीसरा हुआ था और 8:20 पे अब न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक यूनाइटेड एयरलाइंस का ये भी फ़्लाइट था और ये न्यू जर्सी के रास्ते सैन फ्रांसिस्को जा रही थी ये फ़्लाइट। इसमें 4 लोग थे, 4 आतंकवादी थे। पहले 3 में 5 थे, इसमें 4 थे और इसमें कुल 44 मुसाफिर सवार थे। प्लेन उड़ता है सेम पहले 3 की तरीके से, हथियार दिखाते हैं, पैसेंजर को कंट्रोल करते हैं और 2 उनमें से जाकर पायलट और को पायलट को अपने कंट्रोल में लेता और प्लेन पे इसका कब्जा। तो साजिश का तीसरा चरण अब पूरा हो चुका था। पहली प्लानिंग, दूसरी ट्रेनिंग, अब तीसरा प्लेन को कब्जा। तो 8:20 पे 7:15 से लेके 8:20 तक आसमान में यूएस के 4 प्लेन प्राइवेट एयरलाइंस उड़ रहा है और 4 आतंकवादियों के कब्जे में। अब यहां तक तो सारी तैयारी पूरी थी। अब ये जो 19 लोग थे, 5 और एक में 4,
इन सबको बता दिया गया था पहले से, और इसीलिए इन्होंने उन प्लेन को हाईजैक किया था जिनका जो इनकी मंजिल थी, जो डायरेक्शन था। तो 3 साल की 1998 की ये साजिश थी। 3 साल की पूरी साजिश का 3 चरण पूरा हो चुका था और पूरी साजिश अब अपने आखिरी मकाम पर थी, आखिरी मंजिल पर थी। अब बस अटैक करना था। अब 7:15 पे जो पहला प्लेन हाईजैक हुआ था, वही प्लेन 8:46 पर सबसे पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाता है। पायलट को मालूम था, ट्रेनिंग ले चुका था, वो प्लेन का डायरेक्शन चेंज करता है और सीधे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ ले जाता है और ले जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा देता है। जो तस्वीर आप सब ने देखी, आज भी आप देख सकते हैं, क्राइम तक पे टीज़र पे भी है वो, तो वो सीधा ले जाके टकरा देता है। जैसे ही टकराता है उसमें आग लग जाती है और इस हमले में जब ये पहला प्लेन टकराया था तो जो नुकसान होता है उसमें कहते हैं कि करीब उस वक्त 1355 लोग मारे गए थे पहले ही अटैक में, पहला जो प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया था। तो 8:46 पे ये प्लेन जो है वो टकराता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से और इसके ठीक 17 मिनट के बाद 9:03 पर दूसरा प्लेन उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हिस्से के दूसरी तरफ से आकर टकराता है। जो उसका पायलट था वो तब तक धुआं उठ रहा है, सब कुछ हो रहा है, अभी बिल्डिंग गिरी नहीं है, लेकिन जिस फ्लोर से टकराया वहाँ पे और उस फ्लोर के ऊपर और नीचे के तमाम लोग ज़्यादातर मारे गए हैं। और उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जहाँ से धुआं और आग सब कुछ निकल रहा है, ठीक 11 मिनट के बाद दूसरा प्लेन आता है और उसको हिट करता है। 10 से 11 मिनट के अंदर 2 प्लेन का इस तरीके से, और प्लेन जब हिट करता तो अपने आप में वो आग का गोला ही होता है। देखते ही देखते उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यूं नीचे। तो ये जो दूसरा गिरा था इसमें 637 लोग मारे गए थे। तो कायदे से 1355 वो और 637 ये, जोड़ लीजिए करीब करीब 2000 लोग। तो 2 प्लेन 4 थे, 2 ने अपना जो उनको टारगेट दिया गया था पूरा कर लिया। अब इसके ठीक 9:03 पे हुआ था दूसरा। 30 मिनट के बाद 9:37 पर पेंटागन मुख्यालय, ये जो इनका ये आर्लिंगटन में है और यूएस का जो सुरक्षा विभाग है उसका हेडक्वार्टर है ये। तो तीसरा प्लेन सीधा पेंटागन मुख्यालय पे ले जाके गिरा देते हैं। हालांकि इनका भी ये है कि थोड़ा सा वो चूक गया था, वरना जिस तरीके से उनकी पूरी प्लानिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो जब पेंटागन में ये जाके गिराते हैं तो इस तीसरे हमले में 189 लोगों की जान जाती है। तो अब तक 3 प्लेन क्रैश कर चुका था। इस दौरान में यूएस आर्मी, तमाम सुरक्षा विभाग, एफबीआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सारे लोग अफरा तफरी में थे। उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक के बाद एक आ रहा था। तब तक उन्होंने ये पता करना शुरू कर दिया था कि और ऐसे कितने हैं प्लेन जो अपने डायरेक्शन में, जिनको एटीसी के रूट के हिसाब से चलना चाहिए, वो अलग से चल रहे हैं। और ये हुआ कि अब ये कहीं भी गिर सकता है, तो इसलिए ऐसे प्लेन को चिन्हित करके और फिर उन्हें यह कि उनको उस मंजिल से पहुंचने से पहले या तो फिर मजबूरी है तो मार गिराओ। अब इसी बीच जो चौथा प्लेन जो सबसे आखिर में उड़ा था, सुबह 10:03 पर, ये शैंक्सविले है पेंसिल्वेनिया के पास। इस प्लेन को आतंकवादियों को, इसमें 4 लोग थे, इनको ले जाना था वॉशिंगटन और वॉशिंगटन में गिराना था। वॉशिंगटन में जो व्हाइट हाउस है वो पूरा नो फ्लाइंग जोन है। जैसे अपने दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस या प्रेसिडेंट हाउस, इन सब के ऊपर प्लेन नहीं उड़ सकता, इसको नो फ्लाइंग जोन कहते हैं। अगर इसमें कोई प्लेन गलती से घुस जाए तो उसमें यह है कि आप उसको सीधा मार गिराएं। तो इसलिए प्लेन का भी एक रूट होता है, तो वो पूरा बहुत ही सख्ती से वहाँ पे भी होता है। तो वो नो फ्लाइंग जोन था। लेकिन तब तक जो पैसेंजर थे, इनको ये पता था कि वो हाईजैक हो चुके हैं चौथे प्लेन के। तो कुछ पैसेंजर ने उसमें बहादुरी दिखाई। चूँकि इसमें 4 थे, 2 प्लेन में कंट्रोल किया हुआ था, 2 ये, और वो देख रहे थे कि वो प्लेन को तेज़ी से नीचे ले जा रहा है और उनको उनकी मंशा और मकसद समझ में आ गया। उनको लगा कि ये तो मरना ही है, तो मरना है तो उससे अच्छा है कि कुछ लड़ो, कम से कम क्या पता जीत जाए, प्लेन पे वापस कंट्रोल आ जाए। तो इस चक्कर में कुछ पैसेंजर उतरे और उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी और उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की। और इसी वजह से
ये प्लेन अपनी तय मंजिल पर, 3 ने तो अपना टारगेट को पूरा कर लिया था, लेकिन इसको जहाँ जाना था वो इस लड़ाई झगड़े की वजह से जो पायलट है उसने अपना कंट्रोल खो दिया, और ये प्लेन जो है ये वाशिंगटन से बहुत पहले शैंक्सविले के पास एक जगह वहाँ पे पेनिnsylvania शैंक्सविले, तो वहाँ पे क्रैश कर गया। और ये अगर अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाया तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो बैठे वो 44 पैसेंजर थे, मुसाफिर थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जिन्होंने उस पे कंट्रोल किया, और उन 44 के 44 लोगों की मौत हो गई। तो ये चौथा प्लेन जो है ये सिर्फ अपने टारगेट को, जो ओसामा बिन लादेन की पूरी प्लानिंग थी उसमें नाकाम रही, और ये पहले ही गिर के क्रैश कर गया था। और इस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। और इस पूरे हमले में बाद में जब लाशों की गिनती हुई तो 2977 लोगों की इसमें मौत हुई। लेकिन इस मौत के आंकड़े से कहीं ज़्यादा भयानक और खौफनाक ये जो हमला जिस तरीके से किया गया वो था, जिसे शायद दुनिया कभी नहीं भूल पाएगा। शायद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उन 2 प्लेनों का टकराने की जो तस्वीरें हैं, जो लाइव तस्वीरें हैं, वो हम आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आतंक की ऐसी सोच ये अपने आप में सबसे ख़तरनाक और खौफनाक थी। प्लेन को बम बनाकर यूज़ किया जा सकता है, ये अपने आप में सबसे ख़तरनाक थी। इसके बाद फिर इसके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरी हुई, कमेटी बैठी, कमीशन बैठा यूएस में, और फिर उनकी जो एयर सिस्टम है उसमें बहुत सारी मजबूती लाई गई। फिर नया कानून बना कि वो आतंकवादियों से बात नहीं करेंगे, और इस तरह का अगर कोई प्लेन हाईजैक हो जाता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये हाईजैक हो गया और ये कहीं किसी जगह को निशाना बनाएगा, तो ये भी है कि चाहे उसमें कितने भी मुसाफिर हों, अपने ही कंट्री के हों, उस प्लेन को मार गिराएंगे। उसके बाद ये सारे कानून बने। तो लगभग 10 साढ़े 10 घंटे के बाद कल सुबह इस चीज़ को 2011 को 17 साल हो जाएंगे। लेकिन ये ऐसा लगता है तस्वीर देखने के बाद ये कल की बात है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये चूँकि कैसे क्या हुआ ये तो आपने सब देखा, टीवी पे देखा, आपने पढ़ा, लेकिन इसकी साजिश कैसे हुई, इसकी आइडिया कहाँ से आया, ये चीज़ें जो थी ये सारी मुझे लगा कि ये मैं आपसे शेयर करूं और इसको बताऊं। तो 9/11 की कायदे से पूरी कहानी है। उसके बाद खैर इसी 9/11 की वजह से ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में घुस के मारा यूएस सील कमांडो ने। वो ऑपरेशन भी अपने आप में बहुत ही मतलब लाजवाब ऑपरेशन था। और कमाल देखिए कि जिस अमेरिका को लादेन ने जहाज़ को बम बनाकर ठर्राया, दहलाया, अमेरिका ने उसी लादेन को सील कमांडो रात के अंधेरे में 2 स्पेशल चॉपर जाता है, हेलीकॉप्टर, और वो वहाँ उतरता है, उसके घर में ओसामा बिन लादेन को मारता है, उसकी बॉडी उठाता है और वो चॉपर को वापस लेके आते हैं। हालांकि उसमें से एक चॉपर क्रैश हो गया था, लेकिन इधर आसमान से उसने मौत बांटा और उधर आसमान से खुद ओसामा बिन लादेन के लिए भी मौत आई थी। तो ये भी एक सबक है। तो ये थी कहानी 9/11 की। इससे जुड़े हुए कोई भी अब आपके सवाल होंगे तो मैं ज़रूर ले लूँगा। और मुझे लगा कि आप को शायद मैंने जो कहानी बताई उसमें बहुत कुछ आपको शायद कुछ नया सुनने को मिला, और नहीं मिला हो तो बताइएगा मुझे।